अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी बातें हैं जिस पर आज डिस्कशन होगी। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान है, उसके साथ साथ IMF ने हुकूमत से बिजली की सब्सिडी को महदूद करने का कह दिया है। फिर महंगाई एक बड़ा मसला, चीनी, आटा, घी, दालें, मुर्गी और गोश्त सब कुछ महंगा है। आवाम के लिए तो मुश्किलात हैं। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 40 पैसे एक बार फिर बढ़ गई। दूसरी तरफ CNG की कीमत बढ़ी थी, अब LPG की कीमत भी बढ़ चुकी है और ये सारी चीज़ें इस वक्त आवाम के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा कर रही हैं। इंपोर्ट्स में भी खातिर खा इजाफा हो गया है पाकिस्तान की। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर आज बात करेंगे। हमारे जो गैस के मसाइल हैं वो एक तरफ, बिजली महंगी होना एक तरफ, और अब आवाम के लिए महंगाई का झटका अशिया ज़रूरिया की जो मद है उसमें भी लग रहा है, और पेट्रोल भी अब महंगा हो गया। तो पाकिस्तान की मईशत जो कि बेहतर की तरफ गामजन है, बेहतरी की तरफ, जिसका बारहा वज़ीर आज़म इजहार भी कर चुके हैं। तो क्या हकीकी मानों में ये बेहतरी और इसके समरात आवाम तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे? हारून अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और उनके साथ डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब माहिर मौशियात हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। हारून साहब, सर पहले थोड़ी सी स्टॉक मार्केट पे बात करें सर, फिर ओवरऑल इकॉनमी पे भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। सर क्या वजह देख रहे हैं, काफ़ी अरसे से अच्छी जा रही थी, एकदम से इतना ज़्यादा दबाव क्यों आया? 48 से नीचे आने के बाद हम देख रहे हैं काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि उनका नुकसान हुआ, कुछ स्क्रिप्स ऊपर जा रहे थे, अब वो रुक गए हैं। नहीं, मार्केट जो है, शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। जहाँ तक मार्केट का ताल्लुक है तो मार्केट इज बिहेविंग वेरी, आई थिंक नॉर्मली, क्योंकि अभी रिसेंटली जो 2-4 महीनों से मार्केट में तेज़ी देखी गई थी, अब उसको चाहिए था टाइम कंसोलिडेशन का। लोगों का ख्याल था कि बजट के बाद मार्केट और तेज़ बढ़ेगी, लेकिन बजट के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा तवक्कुफ करने की ज़रूरत महसूस की, और ये देखने की महसूस की कि भाई ये जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के माशी जो चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज इन्फ्लेशन का है और बढ़ती हुई कीमतों का है, वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं मार्केट को। तो मार्केट में तकरीबन देखिए अब आप कि ये 48-47,000 के लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। वॉल्यूम्स जो पहले हमने देखे थे 1 बिलियन से भी ज़्यादा के, वो अब नॉर्मल वॉल्यूम हो गए हैं, बल्कि नॉर्मल वॉल्यूम से भी कुछ थोड़े से कम है। ये इस बात का इंडिया देते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अभी फैसला नहीं किया कि वो अपने ट्रेड जो है वो किस सिम्त में करेंगे, माइनस सिम्त में करेंगे या प्लस सिम्त में करेंगे। तो इस सूरत हाल में वॉल्यूम भी कम नज़र आ रहे हैं और मार्केट इज इन कंसोलिडेशन फेज। पाकिस्तान की जो मईशत है उसका तो जिस तरह अभी आपने जिक्र किया, इन्फ्लेशन के साथ साथ IMF के तकाजे और रेवेन्यू की शॉर्टफॉल और ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जो अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान की जो कॉर्पोरेट्स लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है पिछले सालों के मुकाबले में इस साल बहुत बेहतर है, और ये इस बात का इंदिया देती है, इस बात का पता बताती है कि आइंदा भी मार्केट जो है वो स्टेबल ही नजर आएगी। लिहाजा चैलेंजेस के बावजूद जो पाकिस्तान के कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं वो इंटैक्ट हैं, उनकी टॉप लाइन यानी कि सेल्स और उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लिहाजा ये जो कंसोलिडेशन फेज है ये चलता रहेगा, और जब तक कि कोई नया इनपुट स्टॉक एक्सचेंज में यानी मार्केट के अंदर नहीं आता, उस वक्त तक मार्केट जो है वो इस अपने 49 और 47 के बीच में ही मैं समझता हूँ काफ़ी अभी ट्रेड करेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, कैसे हैं? जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, पेट्रोल की कीमत में इजाफा 15-15 दिन की बुनियाद पर हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हो गई सर, अब तो 118 के आसपास पहुँच गया पेट्रोल। एक तरफ पेट्रोलियम लेवी की कमी करते हैं तो दूसरी तरफ हम फौरी तौर पे GST में 10.77% इजाफा भी मुकर्रर कर देते हैं। तो सर जो पेट्रोलियम लेवी है वो ख़त्म करने का फ़ायदा आवाम को कब होगा? देखिए, मैं अर्ज करूं आपसे कि ये कल फवाद चौधरी साहब ने एक रीजनल कंपैरिजन दिया है ऑफ द रेट्स इन द टैरिफ, यू नो, व्हाटएवर इट इज, फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और उन्होंने ये कहा कि भी पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्राइसेस जो है रीजन में सबसे कम है।
तो उनको बताइए कि मैं दूर नहीं जाता, ये बराबर में हिंदुस्तान है, इसके कैपिटल दिल्ली में चलते हैं। अभी इसी वक्त मैं लाइन पर देता हूँ आपको बंदे को। वहाँ पे 125 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त बिक रहा है सर, मुर्गा, और 130 रुपए किलो जो है वो गाय का गोश्त बिक रहा है। पाकिस्तान में कितना है? 700 रुपए। सर रीजन में महंगाई सबसे ज्यादा है, ये तो हम भी जानते हैं। हमारे यहाँ 1400 रुपए, 1500। ऐसा ही है डॉक्टर साहब, रीजन में महंगाई सबसे ज्यादा है, ये बात तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, और हम भी जानते हैं कि इस रीजन में, इस खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई है। यही कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने अरसलान साहब। इनको देखें, कौम को मिसलीड मत करें। कौम के लोग बड़े समझदार और बाशऊर हो गए हैं। कोरोना की वजह से पूरा इकोनॉमिक जो है ना, कैसे ग्रोथ दिखा रहे हैं, ये कौन सी ग्रोथ दिखा रहे हैं? शौकत तरीन 2-4 महीने पहले कुछ कह रहे थे, आज कुछ कह रहे हैं कि जी ग्रोथ हमारी 5 से 7% चली जाएगी। ये बैंकर, वो बैंक में बैठकर ग्रोथ की बात तो कर सकते हैं, उनका अपना बैंक था, उन्हीं को लाके उन्होंने एनॉमली मेरी जो फेडरेशन की अभी बता रहे थे मुझे कि एनॉमली ऑफ द बजट प्रोपोजिशन जो है ना, उस पर अलाना साहब को, अभी बैंक के जो चेयरमैन है, जो खान डेवलपमेंट बोर्ड के हेड है, उनको एनॉमली में डाल दिया आपने। बैंकर को सपोर्ट कर रहा है। सर दे आर लीस्ट कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ द इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी। स्टेट बैंक की ड्यूटी लगा दी आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की। इकोनॉमिक ग्रोथ का इशू और फिजिकल इशूज जो है, फिजिकल पॉलिसी आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री, इकोनॉमिक अफेयर्स के पास है। भाई ये देखें, इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। इमरान साहब कहते जी उनको बड़ा ही रोज ही पिक्चर पेंट करके दी जाती है पाकिस्तान की। ऐसा नहीं है, लोग फाके कर रहे हैं, लोग मसाइल का शिकार हैं। इन्फ्लेशन बात करते हैं, ये 10% 12% से भी कहीं ज्यादा है। ये बिल्कुल जो फिगर्स की फजिंग कर रहे हैं। IMF को इस बारे में और वर्ल्ड बैंक को मैं तो कहता हूँ, लेट मी आज के भाई जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो आए और यहाँ पर जो है ना इसको इन्वेस्टिगेट करें पाकिस्तान में। चले, बहुत सारी चीजें डॉक्टर साहब, एक ब्रेक पे जाना है, मैं जरा ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पे और भी बात करके देखते हैं कि इस वक्त जो मौशी आशारियाँ हैं वो दुरुस्त संप में तो हैं, लेकिन उसके समरात क्यों आवाम तक नहीं पहुँच रहे, इस पर ज़रा जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी, मैंने कहा था कि ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि जो समरात हैं मौशी आशारियों के, वो आवाम तक पहुंचने में क्यों ताख़ीर हो रही है और क्यों पहुंच नहीं रहे हैं। लोग परेशान हैं। और कुछ दिन पहले मैंने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म समेत जो हमारी टीम्स हैं, जो हुकूमती टीम है, उन्होंने ये बात, इसका बरमला एतराफ़ भी किया कि जो घरों के लिए लोन देने वाली स्कीम शुरू की गई थी छोटे घरों के लिए, उसका आदाफ भी हासिल करने में बैंक्स नाकाम रहे, जिस पर स्टेट बैंक ने एक वार्निंग टाइप चीज़ भी जारी की है। इस पर भी बहुत सारी चीज़ें बात करते हैं। हारून अस्करी साहब, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब, सर ज़रा पहले महंगाई से शुरू कर लें, पेट्रोल की कीमत से शुरू कर लें, बिजली गैस से शुरू कर लें। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस हद से ज़्यादा, और हम GST देखें तो हद से ज़्यादा, यानी तमाम तर टैक्सेस का बोझ डला हुआ है आवाम पे। आवाम वो इनडायरेक्टली भी पे कर रही है, चाहे वो फाइलर हो या ना हो। तो गवर्नमेंट उनके लिए रिलीफ में क्या कर रही है? अगर चीनी 100 रुपये से ऊपर चली जाए, आटा 6-6 रुपये 5-5 रुपये महंगा हो जाए, और अभी रिपोर्ट्स थी, अभी खबरें आ रही हैं कि जो घी है उसकी फ़ी किलो कीमत 160 से उठ के तो 260 या 270 तक जा रही है। तो ऐसे हालात में क्या करे फिर आवाम? देखिए, बात ये है कि मैं, आपके पास वक्त कम है और आपने जो सवालात किए हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, तो आप मुझे मौका दें ताकि मैं एक-एक कर आपको इसका जवाब दूं। पहली बात यह है कि जो आपने टैक्सेशन के हवाले से बात की है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में टैक्स टू GDP जो है पूरी दुनिया के मुकाबले में मैं समझता हूँ सबसे कम है, 9% भी पूरी तरह नहीं हुआ। तो ये हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं, इन्होंने कहा था अपने बजट की तकरीर में कि वो टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, लेकिन टैक्स बेस के बढ़ाने के बारे में हमें कोई खातिर ख्वाह आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें नज़र नहीं आई। और ये बात कि टैक्स बेस बढ़ाया जाएगा, हमने पिछले 50 सालों में हर बजट से पहले ये सुना है,
लेकिन अभी तक टैक्स बेस जो है वो नहीं बढ़ा और ज्यादातर टैक्सेशन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के हवाले से ही आ रहा है, बशर्तिया कि इन्होंने कुछ विद होल्डिंग टैक्सेस कम किए हैं, विच इज अ गुड न्यूज। और लेकिन ये कि जो टैक्स बेस को बढ़ाने की बात है वो नहीं हुई है। दूसरी बात, आपने बताया कि हाउसिंग फाइनेंस, आई थिंक के हाउसिंग फाइनेंस इज अ ग्रेट स्टोरी इन पाकिस्तान। और इस साल बैंकों ने तकरीबन 111 बिलियन रुपया जो है वो हाउसिंग फाइनेंसेस को दिया है, जो कि 75% ज्यादा है। और टोटल इस साल की जो डिसबर्समेंट है वो 269 बिलियन के करीब है। मैं समझता हूं कि ये इस बात की तारीफ करनी चाहिए, दैट इज अ ग्रेट न्यूज। और इस पर स्टेट बैंक को मैं समझता हूं कि काबिल तहसीन एक्टिविटी है ये, और इसके बड़े अच्छे असरात नजर आएंगे। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि चीजें बेहतर होने में वक्त लगता है, और ये बात पाकिस्तान की, हम लोग हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, हम अपने रेवेन्यूज कलेक्ट नहीं कर पाते, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हैं, और हमारे पास जो आज भी रिजर्व 4 साल से सबसे ज्यादा हैं वो सिर्फ इस वजह से है कि यूरो बॉन्ड हमने कर्जा लिया और लोगों के कर्जे से। तो उसके जो अगर ये पैसे रिजर्व बढ़ रहे होते तिजारत के हवाले से, तो जाहिर बात है कि इसके समरात हमें आम आदमी के बेहतरी में नजर आते, लेकिन ये ऐसा नहीं है। लिहाजा इसको हमें, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये कहा और सारे इकोनॉमिस्ट भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। इस साल हुकूमत ने बहुत तवज्जो दी है एग्रीकल्चर के ऊपर, मैं समझता हूँ ये भी एक खुशाइन बात है और इसके भी अच्छे असरात नजर आएंगे। तो ओवरऑल इकोनॉमी में चैलेंजेस अपनी जगह मौजूद हैं, बिल्कुल सही बात जब्बार साहब ने फरमाया। और ये कि आम आदमी पर इसके असरात जो हैं वो नज़र नहीं आते, चूँकि महंगाई की वजह से वो जो है वो उनका जो महंगाई का बोझ है उसके तले दबे हुए हैं। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ इज अबाउट नाउ गोइंग टू बी 5%, और इसी तरीके से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हमारे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस बढ़ती हुई नज़र आ रही है, एग्रीकल्चर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो और यस, पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ी हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। ये इट्स अ बैड न्यूज़। लेकिन इसके सवाल के पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइसेस हैं पूरी दुनिया में वो बढ़ी हैं, लिहाजा ये बात जो बताई थी उन्होंने हमारे फवाद साहब ने कि वो पेट्रोल की प्राइसेस को अगर आप कंपेयर करें, बाकी चीज़ों की नहीं, पेट्रोल की प्राइसेस अगर आप कंपेयर करें इंडिया से और बांग्लादेश से, तो हमारी पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो अभी भी कम है। सर पेट्रोल प्राइसेस कम है लेकिन इन्फ्लेशन ज़्यादा है, हमारे लिए ये बड़ा मसला है। अच्छा, मैं ब्रेक की तरफ जाना है, मैं ब्रेक से आऊँगा तो डॉक्टर साहब से ज़रा ये पूछूंगा कि रिफॉर्म्स टैक्सेशन में हों या दीगर मामलात में, फिर दूसरी तरफ जब FBR की बात करते हैं तो ताजिर बिरादरी ये शिकायत करती दिखाई दे रही है कि उन्हें नोटिसेस मिल रहे हैं, तो ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं हारून अस्करी साहब, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब माहिर मौशियात हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले जिसका मैंने जिक्र किया था, मैं चाहूँगा थोड़ा सा एलेबरेट कर दें इस मामले को, कितनी हकीकत है इसमें कि ताजिर बिरादरी का मैं बारहा देख रहा हूँ और हमें अक्सर मैसेज भी आ रहे होते हैं मुख्तलिफ चेंबर ऑफ कॉमर्स से कि ताजिर बिरादरी इस पर बड़ी तशवीश का इजहार कर रही है कि उन्हें नोटिसेस जारी किए जा रहे हैं टैक्सेशन पूरा करने के लिए, उन्हीं को बार बार तंग करना FBR की जानिब से जो पहले ही टैक्स दे रहे हैं। तो इस तरह तो मामला थोड़े से और गड़बड़ भी हो सकते हैं और मजीद प्रेशर भी आ सकता है। मैं ये समझता हूँ सर कि ये जो सेक्शन 203 इन्होंने इंट्रोड्यूस की है इस बजट में, फाइनेंस बिल में, और मंजूर कर ली है, इससे फेडरेशन और कराची चैम्बर और लाहौर चैम्बर और पीछे लाहौर में अभी ताजिर कन्वेंशन भी हुआ है जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने सबने मिलकर ये कहा कि जो फेडरेशन ने एक वर्किंग पेपर दिया था बजट के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ FBR को, प्राइम मिनिस्टर को, उसको रिव्यू कर लें
कुछ नहीं किया गया। इन्होंने पुलिस स्टेट बना दिया है। पुलिस के जैसे इख्तियारात हैं जो किसी बंदे को शक की बुनियाद पे किसी वजह से उठा लिए जाए, बाद में इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी। भाई यहाँ पर वो जो सेक्शन है उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त तशवीश पाई जाती है पूरे पाकिस्तान के ट्रेड एंड इंडस्ट्री सर्कल में, और आपको जरूरत भी पेश आ रही है। आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लाने में इसलिए तकलीफ हो रही है, आईटी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने में जो आईआरएस सिस्टम है इसको भी आप पिछले साल के रिटर्न्स के इश्यूज अभी तक मौजूद हैं, मसाइल अभी तक मौजूद हैं। जब तक आप देखिए बायलैटरल आप कॉन्फिडेंस के साथ चलें, प्राइवेट सेक्टर कहता है जी कि आप ये हैरेसमेंट का तरीकाकार खत्म कर दीजिए, हम आपको लेकर देते हैं रेवेन्यू जो आपको चाहिए, उससे ज्यादा लेकर देते हैं। ये जो यानी ट्रिलियंस के हिसाब से जो आपने कहा कि जी हम मोबिलाइजेशन ऑफ टैक्सेशन कर लेंगे, इसके पीछे जो प्रॉब्लम्स हैं सबसे बड़े, जो मैं अपनी एक छोटी सी हकीर सी राय रखता हूँ, तजिया रखता हूँ, असेसमेंट रखता हूँ इकोनॉमिक्स स्टूडेंट के तौर पर, वो ये है कि जो रेगुलेटर्स हैं पाकिस्तान में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मोनोपोली कंट्रोल होता था, प्लस ये नेपरा, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जब्बार साहब कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल क्या है सर? महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई, चीजों के तायुन, उनकी कीमतें, उनकी खरीद, यही तो है। ओगरा 15 दिन पर ले आया। अभी आपका सवाल था कि मैं यही तो कह रहा हूँ सर, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल तो दिखाई नहीं दे रहा, कहीं पे भी नहीं है सर। ये करप्शन के अदारे हैं, ये SCCP, ओगरा, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये आपकी नेपरा जरा सा अलग है, यानी हम लोग क्योंकि मीडिया के लोग हैं इससे मामले को लेकर चलते हैं। तो जनाब जो नेपरा में और ओगरा में कंपटीशन कमीशन एंड SCCP, ये 4 और 5वां अदारा में एक और अर्ज कर दूं आपके टीवी में तबस्सुर से, ये डू यू नो कि कभी इन्वेस्टिगेशन नैब ने या FIA ने किए स्टेट बैंक के अंदर जो करप्शन है, यानी करप्शन का लफ्ज छोटा है, वहाँ पे हड़पशन है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में फाकर रजा साहब जो हैं, और इससे पहले डॉक्टर इशरत भी थे स्टेट बैंक के गवर्नर, इनसे पूछे कि जितना फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ होता है वो किस जगह पे कहाँ प्लेस करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पता कर लेना इनसे, और कितने परसेंटेज पे करता है। ये आई ओपनर मैं आज आपके नाजरीन को दे रहा हूं, जो पाकिस्तान के किसी टेलीविजन पे किसी भी एंकर ने, किसी इकोनॉमिस्ट ने डिस्कशन में नहीं लेकर आए कि ये जो 12 से 15 अरब डॉलर का जो डिपॉजिट्स है स्टेट बैंक के कंट्रोल में, अदर दैन दी कमर्शियल बैंक्स, वो कहाँ रखा जाता है, किस परसेंटेज पे रखा जाता है, उसका यानी रेट ऑफ रिटर्न क्या लिया जाता है, क्या इन्होंने कभी अकाउंट फॉर करके हर महीने दिया है। ओगरा जो है हर 15 दिन की समरी की बात करता है, पेट्रोलियम प्राइसेस आवाम की जेब से निकाले जा रहे हैं जबरदस्ती, और आप जो है बताएं ना आवाम को, क्या आपके जो 15 अरब डॉलर हैं हमने कितना इसके ऊपर हर महीने 15 दिन के बाद कमाया है। ठीक है, मैं चाहूंगा जरा वक्त की कमी ने जब्बार साहब 1-2 सवालात आप दोनों हजरात से और कर लूं। हारून साहब, सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसमें आप भी ऐड कर लें। एक तो ये चीज़ के जो हमारे यहाँ इदारे हैं उसका तो थोड़ा सा मामला रहता ही है, लेकिन उसके साथ ये बताइएगा, हम अपनी एक्सपोर्ट्स महदूद कर चुके हैं, हम $25 बिलियन तक सोच के बड़े खुश होते हैं, उससे ऊपर जाने की नहीं सोच रहे, और चंद सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंसी अब शुरू हो गई है। अच्छा, देखिए ये बता रहा हूँ कि आपने जो पाकिस्तान, जरा अपना सवाल अगर आप थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दें तो आल भी। सर जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बड़ी महदूद होकर रह गई, हम $25 बिलियन के आसपास फंस गए हैं। मेरा कहने का मतलब है हम चंद सेक्टर्स पे रिलाई करना शुरू हो गए। देखिए बात यह है कि हुकूमत ने जो इस दफ़ा की पॉलिसीज़ का अभी तक ऐलान किया है उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट को इजाफा किया जाएगा, और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में और लाइव प्रोडक्ट्स में और मीट प्रोडक्ट्स में बहुत गुंजाइश मौजूद है, तो वहाँ पर भी तवज्जो दी जा रही है। काम इसमें मैं समझता हूँ कि बेहतरी की सूरत जो है वो निकल सकती है। तो अब फिर दूसरी बात यह है कि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स चाइना के साथ मिलके और दीगर ममालिक के साथ मिलके हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल फर्म, और जैसे कि वियतनाम ने
तरक्की की है और एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाई है। सप्लाई चेन में अपने आप को शामिल करके चाइना की ग्रोथ में सप्लाई चेन के साथ मिलके उसमें शामिल करके। बहुत शुक्रिया हारून साहब, वक्त की कमी थी वरना इस पे और डिस्कशन इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में करेंगे। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब आपका भी शुक्रिया, हारून अस्करी साहब का भी शुक्रिया। फिर होगी अगले हफ्ते आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।